हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 9 में मैटर एंड सराउंडिंग हम कर रहे थे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से सॉल्व। और लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन किया था 24th। ओके, और जो बच्चे नए आए हैं बच्चों, जाइए कमेंट चेक करिए, नीचे कमेंट मैंने पिन किया हुआ है, उसमें आपको का पूरा सिलेबस मिल जाएगा। हर एक चैप्टर मैंने पढ़ाया हुआ है फिजिक्स केमिस्ट्री का। ओके, तो उसके लिंक मैंने दिए हुए हैं। और अगर आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करना है तो उसका भी लिंक दिया हुआ है। मैटर एंड सराउंडिंग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का लिंक भी आपको कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है वहाँ मिल जाएगा, वहाँ क्लिक करिए, पार्ट 1 से चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, तो आज हमको स्टार्ट करना है क्या? हमको स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 25। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है यू वांट टू वेयर योर फेवरेट शर्ट टू अ पार्टी बट द प्रॉब्लम इज दैट इट इज स्टिल वेट आफ्टर अ वॉश। ठीक है, पार्टी में तुम्हें जाना है, फेवरेट शर्ट पहननी है और अभी भी धोने के बाद ये वेट है, गीली है। तो कह रहा है व्हाट स्टेप्स वुड यू टेक टू ड्राई इट फास्टर। आप इसको सुखाने के लिए कौन से स्टेप्स लेंगे? अब देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर देना है, ऐसा नहीं कि आप मजे मजे में कुछ भी दे दोगे। ठीक है, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो आपको पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि शर्ट हमारी जब गीली हो गई है तो उसमें से आपको वाटर को हटाना है, मतलब वाटर को इवेपोरेट करना है। तो आपको तुरंत टॉपिक याद आ जाना चाहिए क्या, कि रेट ऑफ इवेपोरेशन को कौन कौन से तरीकों से इंक्रीज कर सकते हैं। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन को इंक्रीज करने के तरीके कौन कौन से थे, याद करिए। सरफेस एरिया इंक्रीज कर दीजिए, ठीक है। दूसरा तरीका क्या था? टेम्परेचर इंक्रीज कर दीजिए। और तीसरा तरीका क्या था कि विंड की स्पीड, हवा जो चल रही है उसकी स्पीड हम तेज कर दें, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगा। बस यही काम हमने यहाँ सजेशन में दे दी, यही हमने लिख दिया। आप अपने मन से भी लिख सकते हैं ये सारी बातें। देखिए, हमने बोला यहाँ पर आंसर में कंडीशन दैट वी कैन इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर आर, ये फर्स्ट कंडीशन क्या कर सकते हैं हम, एन इंक्रीज ऑफ द सरफेस एरिया बाय स्प्रेडिंग द शर्ट को क्या करें, स्प्रेड कर दें, फैला दें कहीं पे। देखिए, शर्ट को ऐसे करके नहीं रखना है, अगर ऐसे करके रखोगे तो देखिए ये कम सरफेस एरिया है, यही वाला तो सरफेस एरिया, बाकी तो सब इसका जो मटेरियल है वो अंदर हो गया। और अब आपको पता है क्या कि रेट ऑफ इवेपोरेशन या इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेना होता है, और यहाँ सरफेस के पार्टिकल पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपको तो बस इतना सरफेस दिख रहा है, बाकी सब पार्टिकल्स कहाँ हैं? अंदर है। अब इसको अगर हमने, ये बोर्ड पोंछने का कपड़ा है, आप इसको शर्ट मत समझिएगा, ठीक है। तो अगर हमने इसको ऐसा स्प्रेड करके डाल दिया, ठीक है, तो इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया। तो ये देखिए, ये सरफेस एरिया इसका इंक्रीज हो गया, तो दिस सरफेस एरिया इज एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर, करेक्ट। अब देखिए, इतने सारे पार्टिकल्स जो सरफेस एरिया पे हैं वाटर के, ठीक है, अब वो इवेपोरेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, आसपास से हीट लेंगे और कॉन्टिन्यूसली ये वेपर फेज में चेंज होते जाएंगे। और इस तरीके से अगर आपने एरिया इंक्रीज कर दिया तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगा और आपका शर्ट बड़ी जल्दी आराम से ड्राई हो जाएगा। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं सोच रहा है कि भाई तुरंत ही ड्राई हो जाएगा एकदम, नहीं, बस हम तरीके सजेस्ट कर रहे हैं कि भाई एज सून एज कैसे ड्राई हो जाए, क्योंकि शाम को पार्टी में जाना है, ठीक है। अब देखिए जरा, दूसरा पॉइंट क्या है, कह रहा है एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर बाय पुटिंग द शर्ट अंडर द सन। हाँ, ठीक है। अब दूसरा तरीका हमने सोचा कि भाई टेम्परेचर इंक्रीज करना है, तो हमने क्या किया, इसको ले आके अगर बाहर सन अच्छे से निकला है, बारिश वारिश का मौसम नहीं है, तो आप इसको बाहर स्प्रेड कर सकते हो अपनी शर्ट को, ठीक है। एक तो ये तरीका। अच्छा, यहीं पे एक और तरीका आप सजेस्ट कर सकते हो, हम इसको आयरन कर सकते हैं, है ना, जिसको आप प्रेस करना बोलते हो। हम इसको आयरन अगर कर दें तभी तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा ना, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ये भी सजेस्ट कर सकते हो। और थर्ड पॉइंट क्या है, इंक्रीज द विंड स्पीड बाय स्प्रेडिंग द शर्ट अंडर द फैन या स्प्रेडिंग इट अंडर द फैन, ठीक है। हमने क्या किया, इसको स्प्रेड कर दिया और फैन चला दिया। अब आप फैन जब चलाओगे तो आपको पता है, हमने कई क्वेश्चन में पीछे डिस्कस किया हुआ है कि फैन जब आप चलाओगे तो एयर की स्पीड, एक डायग्राम वाला क्वेश्चन भी आया था कोई, आपने देखा था उसमें, जब हमने ऊपर फैन चलाया था, ठीक है, उसमें। हाँ, कौन सा क्वेश्चन नंबर था वो? 21। हाँ, 21। तो 21 क्वेश्चन नंबर में भी आपने देखा था कि किस तरीके से आप अगर एयर की स्पीड बढ़ाओगे, ठीक है, तो एयर क्या करेगी, जो वेपर पार्टिकल्स हैं उनको लगातार हटाती रहती है वहाँ से, और जगह खाली होती रहती है और नए वाटर के पार्टिकल वेपर बनते रहते हैं। तो बस ये सारी चीज़ें आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 26 पार्ट ए बी सी, पहले हम पार्ट ए लेते हैं। बोल रहा है कमेंट ऑन द फॉलोइंग, इस पे कमेंट करना है, ठीक है। देखिए, कमेंट करने का मतलब आप समझ रहे हो ना, आपको कुछ समझ में आया तो आप उसके बारे में कुछ बताएंगे, हाँ भाई आपको क्या समझ में आया, ठीक है। जैसे कि पार्ट ए कह रहा है इवेपोरेशन प्रोड्यूसेस कूलिंग, इवेपोरेशन कूलिंग प्रोड्यूस करता है, जरा इसको समझाइए कमेंट करके कुछ। हाँ भाई, कूलिंग प्रोड्यूस करता है इवेपोरेशन, कैसे? याद होगा आपने स्वेटिंग वाले केस में भी देखा था, हमने क्वेश्चन किया था, ठीक है। जब पसीना आता है हमको तो क्या होता है, जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि स्वेट में वाटर होता है, तो जो वाटर के पार्टिकल होते हैं वो आसपास से सराउंडिंग से हीट लेते हैं और इवेपोरेट हो जाते हैं, अपनी एनर्जी बढ़ाकर इवेपोरेट हो जाते हैं। तो जब वो आसपास से सराउंडिंग से हीट लेते हैं तो आसपास का टेम्परेचर डाउन हो जाता है, तो आसपास कैसा लगता है, कूल लगता है।
ऐसा आप कहीं पे भी देख सकते हो, कहीं पे भी अगर इवेपोरेशन हो रहा होगा, ठीक है, तो वहाँ का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए जैसे मान लीजिए ये सरफेस है, ठीक, अब ये वाटर का सरफेस है मान लीजिए, ठीक, तो वाटर के सरफेस पे जो वाटर के पार्टिकल्स हैं ये क्या करेंगे, सराउंडिंग से हीट लेंगे और वेपर बन जाएंगे। अब देखिए ये जो सराउंडिंग से आसपास से हीट ले रहे हैं तो यहाँ का टेम्परेचर डाउन हो गया ना, यहाँ का टेम्परेचर लो हो जाएगा, तो आसपास कैसा हो जाएगा, कूलिंग इफेक्ट। बस सिंपल सा, कई बार आप देख चुके हो, है ना, जब एनसीईआरटी एग्जाम्पल हम लोग कर रहे थे तो हमने ये चीज़ कई बार देखी है। तो हमको लिखना क्या एग्जाम में, ये देखिए आप अपने मन से भी लिख सकते हो, यहाँ पे कुछ लैंग्वेज हमने लिखी है, इवेपोरेशन प्रोड्यूसेस कूलिंग इफेक्ट एज द पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड। जो लिक्विड है उसके सरफेस पे जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, दे गेन एनर्जी, मीन्स व्हाट, मीन्स द पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी, गेन मतलब लेते हैं, ठीक है, फ्रॉम द सराउंडिंग्स, आसपास से एनर्जी लेते हैं, और क्या होता है, एंड चेंजेस इनटू वेपर, और उनका वेपर बन जाता है। देयर बाय, इस तरीके से क्या होता है, मैंने आपको समझाया, जब उनका वेपर बन जाएगा तो आसपास से अगर उन्होंने हीट ली तो आसपास का टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, दे प्रोड्यूसेस कूलिंग इफेक्ट। ओके, कमेंट ऑन द फॉलोइंग बी पार्ट, रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन, ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन। ये एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, देखिए ऐसा सॉल्यूशन जिसको बनाने के लिए वाटर का यूज़ किया गया उस सॉल्यूशन को हम एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे आप सॉल्ट ले लीजिए, कॉमन सॉल्ट NaCl, सोडियम क्लोराइड, अरे जो नमक खाते हो आप, उसको उठा के पानी में आप एक सॉल्यूशन बना लीजिए, उसको ब्राइन सॉल्यूशन भी बोलते हैं, और वो ब्राइन सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन होता है। ब्राइन सॉल्यूशन मतलब जब कॉमन सॉल्ट और वाटर का हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसको ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। हाँ, सॉल्वेंट वाटर ही रहेगा, ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, ठीक है। अगर एक्वस सॉल्यूशन कहीं पे लिखा है तो सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, ठीक है। और अगर सॉल्वेंट वाटर नहीं भी है कभी कभी तो वाटर वहाँ पक्का थोड़ा बहुत मौजूद होना चाहिए, तो हम उसको एक्वस बोलेंगे, ठीक है। तो एक्वस आपको समझ में आ गया, अब कोई एक्वस सॉल्यूशन है मतलब वहाँ वाटर है कहीं ना कहीं, तो कह रहा है रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन डिक्रीजेस। अब देखिए ये जो एक्वस सॉल्यूशन है इसका रेट ऑफ इवेपोरेशन हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि वाटर के पार्टिकल्स को इवेपोरेट करवाना चाहता है, यही बोल रहा है। रेट ऑफ इवेपोरेशन से क्या मतलब है इनका, कि वाटर के पार्टिकल इवेपोरेट हो गए, यही मतलब है। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द ह्यूमिडिटी। अब देखिए इसके लिए आपको ह्यूमिडिटी पता होनी चाहिए। पहले मैं आसान शब्दों में आपको बताता हूँ, फिर मैं आपको टेक्निकल लैंग्वेज बता रहा हूँ। आप समझ रहे हो क्या कहना चाहते हैं, कह रहे हैं कि अगर इंक्रीज हो जाए क्या, ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाती है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाता है, घट जाता है, ये कह रहे हैं। अब ये क्या बात है, देखिए आपने देखा होगा जब बरसात का मौसम होता है, ठीक है, बारिश में तो कपड़े नहीं जल्दी सूखते हैं ना, और आपको लगता है क्यों नहीं सूख रहा है। एक्चुअल में बात समझिए थोड़ा सा मैकेनिज्म, ये बात मैंने क्लास में भी बताई है, मैं बार बार बोलता हूँ ऑनलाइन व्यूअर्स से अपने, कि अगर अभी तक आपने चैप्टर इधर उधर से पढ़ा है, आधे घंटे में बस ऐसा ही निपटा दिया है, तो ये अच्छी बात नहीं है बच्चों। मैंने कमेंट किया हुआ जो वहाँ लिंक दिया है, ठीक है, 20 से 22 क्लासेस मैंने एक चैप्टर की ली हुई, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, सारे नोट्स आप वहाँ से बना सकते हो। तो पहले क्लास अच्छी तरीके से करें और फिर एनसीईआरटी एग्जाम पर करें। तो देखिए क्लास में हमने डिस्कस किया था, अब मान लीजिए ये शर्ट है, ठीक है, तो एक शर्ट बना लेते हैं। अब देखिए ये शर्ट है, ठीक, जो एयर है, एयर गैसेस का मिक्सचर तो है ही, साथ में आपको ये पता है कि एयर में वाटर वेपर्स भी होते हैं, वाटर के पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे सस्पेंडेड होते हैं, यहाँ पे लटके होते हैं, वो आपको आंखों से नहीं दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर वेपर भी हैं, और बरसात के मौसम में तो वाटर वेपर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले से ही वाटर वेपर्स हैं बहुत सारे, ये वाटर वेपर हमने आपको दिखाए हैं, मतलब वाटर के पार्टिकल आप इनको बोल सकते हो गैसियस स्टेट में, ठीक है। तो ये देखिए काफ़ी ज़्यादा इनकी डेंसिटी है यहाँ पर वाटर पार्टिकल्स की, पर यूनिट वॉल्यूम में बहुत सारे वाटर पार्टिकल्स हैं, ठीक। तो ये हमने आपको दिखाया, मान लीजिए ये रेनी सीजन है, ठीक है, रेन हो रहा है, रेनी सीजन है मान लीजिए। और आइए हम आपको ड्राई सीजन दिखाते हैं, जब मौसम एकदम ड्राई रहता है तब क्या होगा। जैसे कि अप्रैल का महीना, तो मौसम एकदम सूखा रहता है, ड्राई रहता है, तो उस टाइम जो एटमॉस्फेयर में वाटर के पार्टिकल कुछ इस तरीके से होंगे। देखिए अब यहाँ पर अगर आप चेक करो तो पर यूनिट वॉल्यूम में वाटर के पार्टिकल ज़्यादा है, आपको आंखों से नहीं दिख रहा है, मैं एक फिगर बना के दिखा रहा हूँ, आंखों से असली में थोड़ी ना दिखेगा आपको, ठीक। तो ये बरसात का मौसम है, ये अप्रैल मंथ है, तो यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम में मतलब अगर हम इतना सर्कल करें, ये देखिए, तो इसमें आपको 2 ही पार्टिकल मिल रहे हैं वाटर के, और यहाँ पे आपको बहुत सारे मिल रहे हैं। तो इससे आप समझ सकते हो आप वाटर वेपर रेनी सीजन में ज़्यादा है। तो हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। क्या है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, हिंदी में बोलते हैं इसको आर्द्रता। आर्द्रता का मतलब कि हमारा जो आसपास जो एटमॉस्फेयर है उसमें पर यूनिट वॉल्यूम में कितने वाटर के पार्टिकल मौजूद हैं। तो यहाँ पे देखिए डेंसिटी ज़्यादा है, सॉरी डेंसिटी कह रहा हूँ, यहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा है और यहाँ ह्यूमिडिटी कम है।
अब अगर रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा, शर्ट हमारा गीला है मान लीजिए, तो अब इस शर्ट से जब वाटर के पार्टिकल वेपर बन के जाएंगे, ठीक है, ये देखिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पर वाटर के पार्टिकल्स बहुत सारे हैं इस शर्ट के सरफेस पे, और यहाँ पे वाटर के पार्टिकल्स कम है, तो वाटर हायर कॉन्सेंट्रेशन से कहाँ मूव करेगा, वाटर के पार्टिकल वेपर बन के हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे मूव करेंगे, और इनको यहाँ जगह भी तो मिल रही है, तो आराम से ये जाएंगे। तो बताओ रेट ऑफ इवेपोरेशन अच्छी तरीके से होगा, फटाफट पार्टिकल्स वेपर बनेंगे। यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि शर्ट के जब पार्टिकल्स हैं जो सरफेस पे वाटर पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जब उनका इवेपोरेशन होगा तो देखिए उनको ज़्यादा यहाँ पे जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि वाटर के पार्टिकल्स पहले से ही वहाँ मौजूद हैं। बात समझ में आई? तो रेट ऑफ इवेपोरेशन जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो डिक्रीज कर जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई? अब देखिए, आइए हम इसको टेक्निकली थोड़ा सा समझते हैं। मैंने आपको बताया था कि हम आपको टेक्निकली इसको समझाएंगे, तो टेक्निकली आपको एग्जाम में कैसे लिखना है। सबसे पहले आप ये बताओगे कि ह्यूमिडिटी क्या होती है, तो ह्यूमिडिटी का आपको डेफिनेशन एग्जाम में देना है। देखिए क्या होती है ह्यूमिडिटी, बात थोड़ा सा समझिए। कह रहा है कि एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स एट अ गिवन टेम्परेचर। प्लीज फोकस करें एट अ गिवन टेम्परेचर शब्द पे, मतलब किसी दिए गए टेम्परेचर पे, किसी डेफिनेट टेम्परेचर पे, किसी निश्चित टेम्परेचर पे हमारे आसपास की जो एयर है वो एक निश्चित अमाउंट में ही वाटर वेपर्स को रख सकती है। ठीक, अब आपको पता है कि भाई टेम्परेचर इतना जल्दी नहीं चेंज होता है। जैसे मान लीजिए आज दिन में कुछ ना कुछ टेम्परेचर है, मान लीजिए 27 डिग्री सेल्सियस, तो वो कांस्टेंट ही रहता है। थोड़ा बहुत इधर हो तो हो, ऐसा नहीं कि 27 डिग्री सेल्सियस है और एकदम अचानक से ठंड पड़ जाएगी 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, नहीं, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो एक दिए गए टेम्परेचर पे हमारी जो एयर है उसमें वाटर वेपर्स को रखने की जो कैपेबिलिटी रहती है वो फिक्स रहती है, वो डेफिनेट होती है, वो चेंज नहीं होती है। ठीक, तो अब आप कहीं पे शर्ट सुखा रहे हैं मान लीजिए किसी दिन, अब उस टाइम टेम्परेचर तो फिक्स है ना, काफ़ी लंबे टाइम तक के लिए टेम्परेचर फिक्स है, और उस फिक्स टेम्परेचर पे एयर के पर यूनिट वॉल्यूम में फिक्स वाटर पार्टिकल्स होंगे, मतलब वाटर के वेपर पार्टिकल्स होंगे। ठीक, और इसी को हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो ह्यूमिडिटी की डेफिनेशन क्या है बताइए? हमारे एयर में, हमारी एयर कैन नॉट होल्ड मोर देन द डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर, एंड दिस इज नोन एज व्हाट? ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी क्या होता है? वाटर में ये जो एयर, वाटर में कह रहा हूं, एयर में ये जो एयर में ये जो वाटर वेपर पार्टिकल्स होते हैं एट अ गिवन टेम्परेचर, इनका अमाउंट डेफिनेट होता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो आप एक चीज़ फील कर सकते होंगे क्या, कि यदि टेम्परेचर चेंज हो जाए तो ह्यूमिडिटी भी क्या होगी? चेंज हो जाएगी। ये मैं आपको फोकस कराना चाहता हूँ, प्लीज़ फोकस करें। अगर टेम्परेचर चेंज हो गया तो ह्यूमिडिटी भी चेंज हो जाएगी। इस बात को समझ रहे हो आप? मान लीजिए बरसात का ही मौसम चल रहा है और आज है, मान लीजिए आज टेम्परेचर था दिन का 27 डिग्री सेल्सियस, तो आज ह्यूमिडिटी जब रिकॉर्ड करी जाएगी तो अलग आएगी, और कल मान लीजिए टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस दिन का, तो कल की ह्यूमिडिटी है बरसात का ही मौसम, लेकिन कल की ह्यूमिडिटी अलग आएगी। तो ह्यूमिडिटी किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ये तो आप बात आपकी फिक्स हो गई, ठीक है। अच्छा, अब तो ह्यूमिडिटी हमने आपको बता दिया। अब देख लीजिए क्या लिखा। सो इफ द एयर इज ऑलरेडी रिच इन द वाटर वेपर, अगर एयर में पहले से ही वाटर वेपर है, मतलब ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने का क्या मतलब है? ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने का मतलब है किसी गिवन टेम्परेचर पे एयर में वाटर वेपर पार्टिकल ज़्यादा है पहले से। तो अब बताइए नए पार्टिकल्स को आने की जगह मिलेगी क्या? कहीं पर नहीं मिलेगी। तो बस ये लिखा है, इट विल नॉट टेक अप मोर वाटर देयरफॉर। क्यों? क्योंकि अभी हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे करी थी क्या, कि दिए गए डेफिनेट टेम्परेचर पे, गिवन डेफिनेट टेम्परेचर पे डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर से ज्यादा वो होल्ड नहीं कर सकता। तो समझिए जरा, अगर रेनी सीजन है और उस टाइम किसी गिवन टेम्परेचर पे मान लीजिए 27 डिग्री सेल्सियस है, और इतने टेम्परेचर पे अगर एयर की कैपेबिलिटी की उसके पर यूनिट वॉल्यूम में 100 वाटर के पार्टिकल्स आ सकते हैं। कितने? 100। तो सोचिए जरा, अगर 100 आ सकते हैं और 100 में से अभी 89 मान लो हैं मौजूद यहाँ पर, तो यहाँ से केवल कितने पार्टिकल आ सकते हैं? शर्ट से 11 आ सकते हैं ना बस। क्योंकि डेफिनेशन क्या है ह्यूमिडिटी की, कि एयर जो है वो डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर को ही होल्ड कर सकता है, उससे ज़्यादा 100 से ज़्यादा ये पर यूनिट वॉल्यूम में स्टोर नहीं कर पाएगा। तो 11 पार्टिकल ही शर्ट से निकल के यहाँ पे आ सकते हैं। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगा? और जब ड्राई मौसम होगा, ठीक है, और मान लीजिए ड्राई मौसम है और टेम्परेचर आज भी 27 डिग्री सेल्सियस ही है, ठीक, तो इस टेम्परेचर पे पर यूनिट वॉल्यूम में कितने पार्टिकल्स आते थे? 100, क्योंकि मैंने आपको बताया गिवन टेम्परेचर पे पर यूनिट वॉल्यूम में जो पार्टिकल्स होंगे वाटर वेपर के वो फिक्स होंगे, यही तो ह्यूमिडिटी होती है। तो अभी भी 100 है,
लेकिन ड्राई जब मौसम है, ड्राई मौसम का मतलब है कि आप समझो यहाँ पर केवल मान लीजिए पर यूनिट वॉल्यूम में 10 वाटर पार्टिकल्स हैं, तो अब बताइए शर्ट से कितने आ सकते हैं 90, क्योंकि टोटल कितने आ सकते हैं 100। तो बताओ रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? तो ये चीज़ है। ओके, तो ये आंसर आप एग्जाम में आराम से लिख सकते हैं। इसलिए फाइनली हम बोल सकते हैं कि रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर विल डिक्रीज। ओके, कब? जब ह्यूमिडिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ओके, फॉलोइंग पार्ट सी, स्पॉन्ज दो कंप्रेसिबल एज अ सॉलिड। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन ये क्यों पूछ रहे हैं, बिकॉज हम क्या पढ़ के आए हैं, जब हमने क्लास करी थी तो हमें पढ़ाया गया था क्या कि सॉलिड इज इनकम्प्रेसिबल, मतलब सॉलिड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। ये देखिए जैसे ये सॉलिड है तो इसको हम कंप्रेस नहीं, मतलब दबा नहीं पा रहे हैं, आप सीधे शब्दों में बोलिए तो फोर्स लगाकर। ठीक है, तो कह रहा है ऐसे पढ़िए आप, स्पॉन्ज इज अ सॉलिड। स्पॉन्ज आप समझते हो? yes, हाँ, स्पॉन्ज का मतलब जैसे आपकी साइकिल की सीट आपने देखी कभी, अगर हाँ वो वेयर एंड टीयर हो गई यानी कि फट गई हो, तो आपने उसको अगर देखा उसमें से जो फोम एक होता है उसमें, उसको आप दबाते हो तो वो आराम से दब जाता है। वो होता तो सॉलिड है, तो कंप्रेसिबल है, वही स्पॉन्ज, स्पॉन्ज वही होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि स्पॉन्ज दो कंप्रेसिबल इज अ लिक्विड, ये तो कंप्रेसिबल है, सॉरी सॉलिड, स्पॉन्ज दो कंप्रेसिबल इज अ सॉलिड, ये कंप्रेसिबल है फिर भी सॉलिड क्यों है? हमने तो क्या पढ़ा था कि सॉलिड इनकम्प्रेसिबल होते हैं, और ये तो कंप्रेसिबल होता है, इसको आप दबाते हो या आराम से दब जाता है। ठीक, अच्छा पहले आप इसके लिए ये समझिए, हमने क्लास में भी इसको डिस्कस किया है, आप ये समझिए फिजिक्स या केमिस्ट्री में रिजिड बॉडी, फिजिक्स में आप रिजिड बॉडी किसको बोलते हैं? देखिए रिजिड बॉडी ऐसी बॉडी होती है, ऐसे मटेरियल होते हैं इन विच डिफॉर्मेशन इज जीरो और नेग्लिजिबल। इसका क्या मतलब है? डिफॉर्मेशन इज जीरो और नेग्लिजिबल का ये मतलब है, ये देखिए आप इसी को देख लीजिए, इसको हमने ऐसे फोर्स लगाया, कंप्रेस किया, बताइए इसमें कोई डिफॉर्मेशन हुआ? डिफॉर्मेशन मतलब इसके साइज में या इसके शेप में आपको कोई चेंज तो नहीं दिखाई पड़ा इसके? अब देखिए अभी भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो क्या होता नहीं होगा? होता होगा, इसके साइज में चेंज होता होगा, ये आप क्लास 11 में जाके पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत नेग्लिजिबल होता है जिसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बहरहाल आप देखिए ये एक रिजिड बॉडी कहलाएगी। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास कुछ भी है, अब यहाँ डस्टर तो रखा नहीं है। ठीक है, तो रिजिड बॉडी का आप एग्जांपल समझ रहे होंगे, जैसे कि कोई स्टोन है हमारे पास, वो भी एक रिजिड बॉडी है। ठीक है, कोई आयरन का टुकड़ा है, लोहे का टुकड़ा, वो भी एक रिजिड बॉडी है, क्योंकि इस पर आप फोर्स लगाओ डिफॉर्म नहीं होगा, मतलब अपना साइज चेंज नहीं करता है। करता होगा वो हम क्लास 11 में पढ़ेंगे, बहुत ही माइन्यूट लेवल पे करता होगा। ठीक है, इसीलिए हमने लिखा है कि रिजिड बॉडी ऐसी बॉडी इन विच डिफॉर्मेशन इज जीरो, या तो डिफॉर्मेशन होता ही ना हो, होता हो तो बहुत कम होता हो, यानी कि नेग्लिजिबल होता हो। ठीक, अब देखिए समझिए जरा, ये जो स्पॉन्ज होता है, ठीक है, मतलब बॉडी, देखिए ध्यान सुनिए, जो मटेरियल है या बॉडी है वो रिजिड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो स्पॉन्ज जिस मटेरियल से बना होता है, साइकिल की सीट की जो मैंने बात करी, जो उसमें फोम लगा होता है, ये नॉट रिजिड होता है, ये रिजिड नहीं होता है, क्योंकि आप देखते हो, आप इसको ऐसा दबाते हो, पहले तो इसका वॉल्यूम इतना होता है, ये देखिए ऐसे मान लीजिए हमारे पास कोई फोम, ये देखिए स्पॉन्ज का टुकड़ा कोई, हमने इसको जैसे ही कंप्रेस किया, इसने अपना शेप ऐसे बदल दिया, तो ये तो डिफॉर्म हो गया। तो ये जो है स्पॉन्ज हमारा, ये तो एक तो नॉट रिजिड है, ये रिजिड मटेरियल नहीं है या रिजिड बॉडी नहीं है। करेक्ट, एक बात तो हमने ये बताई। उसके बाद आपने देखा होगा, अगर आप ध्यान से देखें तो स्पॉन्ज में छोटे छोटे होल्स होते हैं, ये देखिए ये छोटे छोटे होल्स रहते हैं। करेक्ट, और ये जो छोटे छोटे होल्स होते हैं, आपने देखा होगा, इन होल्स में एयर भरी रहती है। ठीक है, अब एयर में तो गैसेस होती हैं, आपको पता है, और गैसेस प्रेशर लगाती हैं। गैसेस क्या लगाती हैं? प्रेशर। तो जब इसमें एयर भरी हुई है तो एयर में जो गैसेस हैं वो बाहर की डायरेक्शन में, मतलब समझो ना होल है कोई, उसमें गैस है, और गैस उस होल की दीवारों पे, अगर आप इसको जूम करके देखें, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का एक बॉल टाइप का होल होगा, और इसमें क्या भरी हुई है? एयर, और ये एयर इसकी वॉल पे क्या लगा रही है? प्रेशर लगा रही है। तो ये ऐसा फैला रहेगा कि नहीं रहेगा? बताइए, प्रेशर की वजह से। ठीक, अब हमने क्या किया, हम आए और हमने इसको पकड़ा और ऐसे हमने इसको दबा दिया। जैसे ही हम इसको दबाएंगे, आप किसका अपोज कर रहे हैं? आप अपोज कर रहे हैं एयर के जो पार्टिकल्स थे, वो जो बाहर प्रेशर लगा रहे थे, आपने उसका अपोज कर दिया। आपके पास ज़्यादा प्रेशर है, आप मतलब ज़्यादा प्रेशर लगा रहे हैं, तो आप उसको ऐसे दबा रहे हैं। अब वो आपके सामने बेचारा काम तो कर नहीं पा रहा है, तो वो क्या करता है, जगह तो खाली रहती है होल में, तो वो एस्केप कर जाता है, एक्सपेल्ड आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है बेचारा। अब जब वो बाहर निकल गया, तुमने बाहर से दबाया था, उसका प्रेशर चल नहीं पाया, वो बाहर निकल गया, और जब वो बाहर निकल गया
तो एयर होल्स में जब एयर रही ही नहीं, तो अब ये इसका साइज़ कैसा हो जाएगा, चेंज भी हो जाएगा, और एयर बाहर निकल गया, अब तो ये छोटा दिखाई पड़ेगा, और इसीलिए ये क्या है, कंप्रेसिबल है। इसीलिए हम इसको दबा सकते हैं फोर्स लगा के, ठीक है, क्योंकि ये रिजिड नहीं है, और इसमें होल्स होते हैं जिसमें एयर भरी होती है, वो आराम से एक्सपेल्ड आउट हो जाती है। अब इस पर फोर्स लगाते हो, प्रेशर लगाते हो, पर है क्या, ये सॉलिड है ना। बस यही बात हमने यहाँ पे लिखी। देखिए क्या, स्पॉन्ज हैज़ माइन्यूट होल, बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं, इन विच एयर इज ट्रैप्ड, जिसमें एयर ट्रैप्ड मतलब फंसी रहती है। ऑल्सो द मटेरियल इज नॉट रिजिड, ये मटेरियल रिजिड भी नहीं होता, आप इस पर फोर्स लगाओगे तो आराम से डिफॉर्म हो जाएगा, अपना साइज चेंज कर लेगा। व्हेन वी प्रेस इट, जब हम इसको दबाते हैं, द एयर एक्सपेल्ड आउट एंड वी एबल टू कंप्रेस इट, और तब एयर बाहर निकल जाती है और हम इसको कंप्रेस करने में, इसको दबाने में हम कामयाब हो जाते हैं, ठीक है। बट है क्या, ये सॉलिड ही। तो बस हमने थोड़ा सा कमेंट इस पर कर दिया, समझा दिया, कर लीजिए। तो स्टूडेंट देखिए, ये अगर माइन्यूट में आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो, ये मिनट लग रहा है कुछ बच्चों को, तो आप इसको टाइनी होल्स कर लीजिए, ठीक है। टाइनी मतलब भी छोटा छोटा होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 27, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, मैटर एंड सराउंडिंग। क्वेश्चन में बोल रहा है, व्हाई डज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस रिमेन कांस्टेंट। रिमेन कांस्टेंट मतलब चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट रहता है। रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आइस वाटर के हेल्प से, याद है आपको, हम आइस लेते थे, ठीक है, 1 kg आइस लेते थे, याद है, 1 kg आइस, और इसका टेम्परेचर कितना रहता था, 0 डिग्री सेल्सियस, और 1 kg के आइस से, ये आइस है, क्या बन जाता था, 1 kg वाटर, याद है आपको। और ये वाटर भी कितने पे रहता था, 0 डिग्री सेल्सियस। इसके लिए आप क्या करते थे, हीट सप्लाई करते थे, और जितनी भी आपने हीट दी, ये जो हीट दी है, ये सारी की सारी हीट जो केज लाइक स्ट्रक्चर था आइस का, उसको ब्रेक करने में लग जाती है। मतलब ये जो वाटर के पार्टिकल्स यहाँ पे, मतलब H2O था ना वाटर का पार्टिकल, अभी ये काफ़ी पास है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है सॉलिड में, आइस सॉलिड है, तो उसको ब्रेक करने में सारी हीट लग रही है, ठीक है। यानी कि अभी जो हम हीट दे रहे हैं वो क्या चेंज कर रहा है, स्टेट चेंज कर रहा है, और टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा है। याद है आपको ये सारी बातें हमने डिस्कस करी हैं। और याद होगा आपको, जब तक पूरा आइस वाटर में नहीं चेंज हो जाता, तब तक राइज ऑफ टेम्परेचर देखने को नहीं मिलता है, टेम्परेचर में इंक्रीमेंट नहीं होता है, टेम्परेचर राइज नहीं करता है, टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, आपने देखा है, क्योंकि सारी हीट कहाँ यूटिलाइज हो जा रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में। कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में है, जिससे कि आइस का केज लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, मैंने आपको बताया था आइस का केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो हमको राइज ऑफ टेम्परेचर देखने को नहीं मिलेगा। मैंने आपको बताया था हीट एक टाइम में एक ही काम कर सकती है, या तो टेम्परेचर राइज करेगी या तो स्टेट चेंज करेगी। इस टाइम ये स्टेट चेंज कर रही है। और आपको एक चीज़ और याद दिला दूं कि जब हम किसी 1 किलोग्राम सॉलिड को उसके मेल्टिंग पॉइंट पे लिक्विड में ले जाते थे, तो जितनी हीट सप्लाई करते थे, कौन से पॉइंट पे, मेल्टिंग पॉइंट पे, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, बात हमने आपको पहले बताई थी। तो जब हम 1 किलोग्राम सॉलिड लेते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, याद होगा आपको प्रेशर क्या होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm प्रेशर होना चाहिए, ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। तो 1 किलोग्राम सॉलिड हमने लिया, उसके मेल्टिंग पॉइंट पे 1 atm प्रेशर पे, तो जितना आप हीट सप्लाई कर रहे हो उसको टोटली लिक्विड में चेंज करने के लिए उस हीट को आप नाम क्या देते थे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। याद है आपको, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट मतलब छुपा हुआ। ये हीट छुपा हुआ इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये टेम्परेचर राइज नहीं करता है। मतलब भाई अगर टेम्परेचर थर्मामीटर में राइज होता तब तो हमें कुछ समझ में आता कि हाँ भाई हम हीट दे रहे हैं तो चलो टेम्परेचर राइज हो रहा है, कुछ समझ में आता, सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है। एक्चुअल में सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही है, लेकिन वो सारी की सारी हीट कहाँ यूटिलाइज हो जा रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता होगा ये 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर धीरे धीरे आप हीट दोगे तो ये 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर में चेंज होगा। अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो बढ़ने दो, उसको छोड़ो। मैं मान लो 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर ले लेता हूँ, तो ये हमने 1 kg क्या लिया, वाटर, करेक्ट। और इसका भी टेम्परेचर कितना है बोलिए, 100 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर कितना है, 1 atm, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, लैब में काम कर रहे हो 1 atm ही प्रेशर तो रहेगा, ठीक। और कहाँ है ये, अपने बॉइलिंग पॉइंट पे। ध्यान दें, जैसे ये अपने मेल्टिंग पॉइंट पे था, ये अपने बॉइलिंग पॉइंट पे, क्योंकि भाई वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस ही तो होता है। मतलब अगर हम किसी लिक्विड को उसके बॉइलिंग पॉइंट पे ले लें और वो लिक्विड कितना हो, 1 किलोग्राम हो, प्रेशर कितना हो, 1 atm प्रेशर हो, तो आप जितनी हीट दोगे इसको टोटली किस में चेंज करने के लिए, वेपर में, 1 किलोग्राम के गैस में चेंज करने के लिए, गैसियस स्टेट में चेंज करने के लिए, उस हीट को हम क्या बोलेंगे,
लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक, और आप क्लियरली देखोगे आपको टेम्परेचर कितना मिलेगा, 100 डिग्री सेल्सियस ही मिलेगा, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस का ही वेपर होगा ये। टेम्परेचर चेंज नहीं होता, आप इस वाटर में थर्मामीटर लगाए रहो, जब तक पूरा वाटर वेपर में चेंज नहीं हो जाता है तब तक उसका टेम्परेचर नहीं चेंज होता है। क्यों? क्योंकि जो आप हीट दे रहे हो वो कहाँ जा रही है, वाटर के पार्टिकल्स तो रादर देन गैस पास पास होते हैं ना, तो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक करने के लिए सारी हीट यूटिलाइज हो जा रही है, और इस हीट को आप क्या बोलते हो, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, तो लेटेंट शब्द क्यों, छुपा हुआ, क्योंकि ये टेम्परेचर राइज नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, फेज चेंज कर रहा है, स्टेट चेंज कर रहा है, लिक्विड से कहाँ ले जा रहा है, गैस में। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो ये बात है। अब इन्होंने यही हमसे क्वेश्चन पूछा था क्या, कि Why does the temperature of a substance remains constant during its melting और melting point और boiling point? ठीक है, किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर क्यों नहीं चेंज होता है, किसके दौरान, ड्यूरिंग मतलब किसके दौरान, उसके मेल्टिंग पॉइंट के दौरान, मतलब जब वो मेल्ट कर रहा होता है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब वो टेम्परेचर से उनका सेंस है। मान लीजिए हमने आपको आइस और वाटर का एग्जांपल समझाया, तो आप उसी से समझ लीजिए। मेल्टिंग पॉइंट मतलब आइस 0 पे 0 ही रहता है, और वाटर जो होता है मतलब बॉयल जब कर रहा होता है 100 पे 100 ही रहता है। तो उसका कारण हमने आपको बता दिया। अब ये सब कहानी आपको एग्जाम में लिखनी है। क्या लिखना है, the temperature of a substance remain constant as it melting and boiling point until temperature of the substance, जो भी substance आपने लिया, और यहाँ पे मैंने आपको वाटर लेके सब समझाया है। ठीक है, वाटर का सॉलिड स्टेट गैस स्टेट। ठीक है, तो इस सब्सटेंस का टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, ये टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। एज का मतलब क्योंकि इट्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, as its melting and boiling points until all the substance melts or boils, because the heat supplied is continuously used up changing the state of the substance। ये हीट कहाँ यूटिलाइज होती है, सब्सटेंस का स्टेट चेंज करने। अगर सॉलिड है तो लिक्विड में जा रहा होता है वो, और अगर लिक्विड है तो वो गैस में जा रहा होता है। यही बात यहाँ पे लिखी है, देखिए, the heat supplied it continuously used up changing the state of the substance by doing what, by overcoming the forces of attraction between the particles। पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको ओवरकम करता है, उसको ओवरकम करने का मतलब आप समझ लो, उसको ब्रेक करता है। ठीक है, और ऐसा करके क्या होता है, ऐसा करके आपका फेस चेंज होता है, मतलब आपका स्टेट चेंज होता है और टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। अब लास्ट में हमको लिख देना है, दिस हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड विदाउट शोइंग एनी राइज इन द टेम्परेचर। ये जो हीट एब्जॉर्ब कर ली सिस्टम ने और टेम्परेचर में राइज नहीं दिखाया, इस हीट को नाम दिया जाता है क्या, लेटेंट हीट। यदि सॉलिड से लिक्विड में जा रहा हो तो हम इसको नाम देंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और यदि लिक्विड से गैस में जा रहा हो तो हम इसको नाम देंगे क्या, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब यहाँ से आपको डेफिनेशन भी याद हो गई होंगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की। कुछ नहीं करना है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की अगर डेफिनेशन लिखनी है आपको तो 1 किलोग्राम सॉलिड लेना है, उसके कौन से पॉइंट पे, मेल्टिंग पॉइंट पे। ठीक, 1 किलोग्राम उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, और 1 atm प्रेशर होना चाहिए। तो जितना हीट सप्लाई किया जाता है टोटली लिक्विड में चेंज करने के लिए, उस हीट को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की डेफिनेशन बताओ कैसे बनाओगे, 1 किलोग्राम लिक्विड लेंगे, कहाँ पर, उसके बॉइलिंग पॉइंट पे। जैसे इसको सॉलिड को 1 kg सॉलिड को उसके मेल्टिंग पॉइंट पे लिया था, यहाँ पर 1 किलोग्राम लिक्विड को उसके बॉइलिंग पॉइंट पे लेंगे, और 1 atm प्रेशर होना चाहिए, और इसको हम टोटली गैसियस स्टेट में चेंज करेंगे। तो जितना हीट सप्लाई करना होगा वो हीट ही क्या कहलाएगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और टेम्परेचर राइज नहीं करेगा। बात समझ में? तो स्टूडेंट ये चैप्टर फिनिश हो गया है, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में मैटर एंड सराउंडिंग्स के बाद। देखते हैं शायद फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन लें, या मैथमेटिक्स का कोई चैप्टर ले, देखते हैं कौन सा चैप्टर लेते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, और जाते थे कमेंट सेक्शन को चेक करना ना भूलें। ओके।